आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट और आज हम सीखेंगे संज्ञा। और साथ में आज हमारे कार्यपत्र का नंबर है 27 और तारीख है 29 दिसंबर। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी लाल रंग से शब्द लिखे हुए हैं इन्हें हम ध्यान से देखें। जितने भी लिखे हुए हैं इन सभी को ठीक तरीके से देखें और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नाम जो हमें दिए गए हैं। सुभद्रा नाम है, सुहास नाम है, मुंबई जगह का नाम है, ईडन गार्डन मुंबई में एक जगह का नाम है, महाभारत भी किसी चीज का नाम है और वेद व्यास एक व्यक्ति का नाम है। तो ये सभी नाम दिए गए हैं। वहीं बचपन अवस्था का नाम है। जैसे हम कहते हैं जवानी, बुढ़ापा, तो ये एक अवस्था का नाम है। इसी तरीके से नादानी ये एक भाव है, बुढ़ापा ये अवस्था है। वहीं कक्षा की बात करें तो हम देखते हैं कक्षा एक समूह है और विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े हैं, ये भी एक समूह है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये सभी संज्ञाएं हैं क्योंकि अब तक हम पढ़ते ही आए हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने वस्तुओं के, व्यक्तियों के, स्थानों के नाम देखे, साथ में भाव और अवस्था भी देखे। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये हमने अवस्था देखी थी, ये हमने भाव देखे थे। याद आ गया आपको? हाँ, तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और साथ में आगे बढ़ने के साथ साथ हमने जो भी यहाँ पर कुछ सीखा, समझा, इसे हम अब आगे की तरफ लेकर चलते हैं। हमने यहाँ पर जाति भी पढ़ी है, हमें इन्हें भी ध्यान में रखना है। तो ये समूह के अंतर्गत आते हैं। खैर अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो संज्ञा में आपने पुरानी कक्षाओं में सीखी थी और अब हम उन और नई चीज़ों को भी इसके अंतर्गत सीखेंगे। तो अभी अगर हम इंक को हटाकर और एक बार ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के समूह या नाम हैं। जाति विशेष या समूह, तो ये भी संज्ञाएं हैं। तो अब आपको पता चला जाति, समूह, भाव और अवस्था, ये कुछ और चीजें जुड़ गई हैं जो आप पहले नहीं पढ़ते थे। पहले हम क्या पढ़ते थे? वस्तु, व्यक्ति और स्थान के नाम को पढ़ते थे। अब हमने भाव, अवस्था, जाति, समूह को भी ध्यान में रखना है और इसके साथ ही द्रव्य भी आता है। तो द्रव्य में कौन सी चीजें आएंगी वो अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई है, तो फिलहाल हम भी उन्हें छोड़ देते हैं। आगे जब हमें समझाई जाएंगी तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। तो फिलहाल संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और साथ में भाववाचक संज्ञा। जो हम समूह की बात कर रहे थे वो समूह इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगर हमें कहीं पर भी समूह दिखाई देता है तो वह जाति के अंतर्गत आएगा। तो जातिवाचक में समूह और द्रव्य दोनों आते हैं। तो द्रव्य का भी फिलहाल जिक्र किया नहीं गया है, इसलिए आप सिर्फ इसे समझ लें कि ये भी इसमें होता है। जब आगे आएगा तब हम इस पर डिटेल में बात या विस्तृत चर्चा कर लेंगे। तो एक बार फिर से इंक को हटाकर ध्यान से देखते हैं व्यक्तिवाचक से शुरू करते हुए कि ये व्यक्तिवाचक क्या है। तो ऐसी संज्ञा जिसमें हमने पढ़ा था विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम जो आप अब तक पढ़ते आए थे, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं। ताजमहल आगरा में है, तो ताजमहल
की अगर हम बात करें तो महल तो बहुत सारे हैं, लेकिन किसी एक महल का नाम दिया गया है ताजमहल। तो किसी एक के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया। यहाँ पर आगरा को लाल रंग से नहीं दिखाया है, लेकिन आगरा भी एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम। तो एक के बारे में बात की गई है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वहीं पे कल्पना चावला की बात की जा रही है कि वह कोलंबिया में रहती है। तो कल्पना चावला की बात करें तो ये भी किसी एक ही व्यक्ति का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक है। और कोलंबिया भी एक ही जगह का नाम है या एक विशिष्ट जगह की बात की जा रही है। कोलंबिया हो सकता है एक से ज़्यादा जगहों के नाम हों, कल्पना भी एक से ज़्यादा जगहों के नाम हों, लेकिन यहाँ पर किसी एक विशेष के ही बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गए। तो किसके बारे में? एक के बारे में, और वो भी विशेष के बारे में, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम वहीं पर दूसरी संज्ञा के बारे में बात कर लेते हैं, और ये दूसरी संज्ञा क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जो पूरी जाति का बोध कराएं। अब इस जाति का क्या मतलब है? जैसे यहाँ लिखा है युवक, जब आपसे कहा जाए युवक, तो आप समझ नहीं पाएँगे कि किस युवक के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वो सभी लोग जो 21, 22, 23 से लेके हम कुछ और उम्र के पड़ाव को देखते हैं, इस विशेषकर जब हम 18 साल के बाद की बात करते हैं, 18 से 35, 40 तक के बीच की जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं यह युवक है। तो अब आप समझ नहीं पाएँगे कि युवक अगर लिखा है तो किस विशेष की बात की जा रही है। वो युवक कोई भी हो सकता है, इस उम्र का कोई भी व्यक्ति। तो विशेष कौन है हमें पता नहीं चल रहा है, और ये सुनते ही हमारे सामने बहुत सारे लोगों की पिक्चर आ जाती है। वहीं पे नेता लिखा हुआ है तो कौन से नेता? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या वर्तमान के नरेंद्र मोदी जी, या केजरीवाल जी, या योगी जी, कौन से नेता? हमें नहीं पता चल रहा। नेता बहुत सारे हैं, पर किसी विशेष का नाम दिया गया नहीं है। तो हमने देखा कि युवक और नेता दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो एक समूह के बारे में बता रहे हैं, किसी एक के बारे में नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से शेर, भेड़ और भैंस की भी बात करें, जो झुंड में नहीं रहता, लिखा है यहाँ पे शेर, भेड़ और भैंस की तरह झुंड में नहीं रहता। तो शेर, भेड़ और भैंस तीनों ही शब्द ऐसे हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो आप पता नहीं लगा पाएँगे कि किस एक शेर के बारे में बात की जा रही है, कौन-सा एक शेर है वो। तो वो सभी शेर हैं, सभी शेरों के बारे में बात की जा रही है, सभी भेड़ और सभी भैंसों की बात की जा रही है। तो सभी मतलब बहुत सारे। इसी तरीके से युवक नेता भी थे, इसी तरीके से शेर, भेड़ और भैंस की भी बात हो रही है, और यही बात शिक्षक और छात्रों के बारे में भी है। इन सबको जब हम बात कर रहे हैं, तो किसी एक के बारे में नहीं कर रहे, पूरे सभी के बारे में कर रहे हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी। तो इसीलिए ये सब समूह को दिखाते हैं, और हम इसे जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं या किसी जाति को दिखाते हैं। जैसे शेर पशुओं में से एक विशेष प्रकार की जाति है, भेड़ पशुओं में से एक विशेष प्रकार की जाति है, भैंस विशेष प्रकार की जाति है। पशुओं में एक जाति है, भई पशुओं की भी तो बहुत सारी जातियाँ हैं, तो उनमें से एक जाति का नाम भेड़ है, एक का भैंस है, एक का शेर है। बिल्कुल इसी तरीके से शिक्षक भी पूरे समूह के लिए शिक्षक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपके जो भी अध्यापक हैं, उन सभी को शिक्षक बोलेंगे। किसी एक को तो शिक्षक नहीं कहेंगे आप कि एक शिक्षक हैं, दूसरे शिक्षक नहीं हैं। जितने भी टीचर हैं आपके, आप सबको शिक्षक ही मानते हैं। तो ये भी एक जाति को या एक समूह को दर्शाते हैं। बिल्कुल छात्र, आप भी छात्र हैं, आपके क्लास के जो दूसरे साथी हैं, यानी आपके जितने भी सहपाठी हैं, वो भी छात्र हैं। तो ये सब छात्र एक जाति की तरह या समूह की तरह हो गया। तो इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इतना समझाने के बाद ज़रूर समझ गए होंगे। वहीं पर हम भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। तो ये 2 विशेष बातें हैं, अवस्था और भाव। अवस्था कौन-सी है? जैसे हमने कहा बचपन अवस्था है, बुढ़ापा अवस्था है, जवानी अवस्था है। तो ये अवस्थाएँ हैं। वहीं पे भाव की बात करें, जैसे हमारे अंदर बहुत सारे भाव होते हैं, जैसे गुस्सा होता है, प्रेम होता है, आँसू भाव के रूप में निकल कर आते हैं। वैसे आँसू तो
आँसू का भी उदाहरण नहीं लेते हैं, आपका स्तर अभी उस लेवल पर अभी आप नहीं आए हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्रोध दिया हुआ है, जो मैंने गुस्सा कहा, जैसे स्नेह, ममता, ये सब क्या हैं? ये सब भाव हैं जो हमारे अंदर होते हैं। वैसे ही बचपन अवस्था दिया गया है और लालिमा, सूरज की अवस्था इस वक़्त कैसी है? दोपहर में कैसी है? दोपहर में उसकी अवस्था बहुत चमकीली होती है, ब्राइट होती है। वहीं पर वहीं पर सुबह को और शाम को उसकी अवस्था लालिमापूर्ण होती है। तो आप इसे भाव भी कह सकते हैं, अवस्था भी कह सकते हैं। वैसे तो ये अवस्था के अंतर्गत रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पर आप ये देखकर समझ गए होंगे कि भाव और अवस्था वाले शब्द किस तरह के होते हैं। तो जो एक और तरीका है, अगर कोई शब्द व्यक्तिवाचक में आ जाए और जातिवाचक में आ जाए तो ठीक है। अगर इन दोनों में नहीं आता है तो वो निश्चित ही तीसरा बच गया भाववाचक। आप उसे वहाँ पर रख दीजिए, जिससे कि आपका सवाल यानी कि पूछा गया प्रश्न का उत्तर कभी गलत होने से बच जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले हमें जो सवाल दिए गए हैं उन्हें हल कर लेते हैं। हमें कहा है संज्ञा के भेद पहचान कर हमें लिखना है, तो लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं। सबसे पहले एवरेस्ट। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो एवरेस्ट एक विशेष पर्वत का नाम है। पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, तो अगर पर्वत लिखा होता तो वो जातिवाचक होता, लेकिन पर्वत का नाम लिखा है विशेष, एक विशेष का नाम, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, तो झुंड समूह है। झुंड में तो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारों को जब बोध कराया जा रहा है तो ये पूरी जाति का बोध कराया जा रहा है। समूह हो गया, तो मैंने आपको बताया था समूह हो तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। वहीं पर क्रोध अकल को खा जाता है, तो क्रोध तो हमारे अंदर से अंदर पैदा होने वाला भाव है, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा। वहीं पर अगला उदाहरण देख लेते हैं। नारी की दशा से को देश का दृष्टिकोण पता चलता है। तो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं और दोनों ही शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। देश भी और नारी भी, क्योंकि देश का भी नाम नहीं दिया गया है, बहुत सारे देश होते हैं और नारियाँ भी बहुत सारी होती हैं। सभी स्त्रियों को, सभी औरतों को नारी कहा जाता है, तो सभी हैं और इसी तरीके से देश भी है। तो ये क्या है? ये है जातिवाचक संज्ञा है। अब वहीं पर हम बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो क्या लंबाई और चौड़ाई समूह है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या जाति है? तो कहेंगे नहीं। क्या व्यक्तिवाचक है? तो आप व्यक्ति विशेष है तो आप कहेंगे नहीं। क्या एक विशेष का नाम है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ये है क्या? ये है भाववाचक संज्ञा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया समूह और द्रव्य, द्रव्य के अंतर्गत कुछ और चीजें भी आती हैं, उसके तहत ये लंबाई और चौड़ाई भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ये बिल्कुल ठीक है इसका उत्तर। तो बिना किसी संकोच के इसे लिख लें, भाववाचक संज्ञा। वहीं पर हम लाल किला दिल्ली में है लिख रहे हैं, तो लाल किला विशेष नाम है किले का और एक विशेष किला है और दिल्ली भी एक विशेष जगह का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राहुल भी एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब लिखा है मेरे घर में आम का पेड़ है। आम विशेष का नाम हो भी सकता था एक बार को, लेकिन आम भी बहुत सारे होते हैं, आम का भी कोई नाम नहीं होता। लेकिन क्योंकि सिर्फ पेड़ के नीचे इन्होंने रेखांकित किया है और हमसे कहा है कि बताओ, तो ये जाति है, क्योंकि पेड़ तो बहुत सारे होते हैं और पेड़ का विशेष नाम भी नहीं होता, तो पेड़ समूह को प्रदर्शित करता है, इसलिए जातिवाचक हो गया। सदा सत्य बोलो, सत्य भाव है, सत्य दिखाई नहीं देता, भाव दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप दिखाएँगे तो दिखेंगे, जैसे गुस्सा आप दिखाएँगे तो दिख भी जाएगा। सत्य भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये अवस्था है और हमने बात की थी अवस्था भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको आपका काम करने में मदद मिलेगी, साथ में आपको संज्ञा समझ में भी आ गई होगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहे, आपका गृह कार्य आसान होता रहे, तो ये ज़रूरी है कि आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और चैनल को लगातार सब्सक्राइबर्स का मिलते रहना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें और
अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।